देखिए बेटा, तो बेटा हम लोग जो है सबसे पहली बात तो भाई आराम से हम लोग पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। और लॉज ऑफ मोशन में बेटा कहाँ तक पढ़ा था, बस ज़रा एक बार दिखा दीजिए प्लीज़। ओके, अच्छा, हमने ये समझ लिया था कि पानी अगर पाइप से बाहर निकल रहा हो तो पाइप पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। आप लोग को ये शीट मिल गया है, डीपीपी। कल तो बंडल लेकर के घूम रहे थे, दिया नहीं? हाँ, आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। अभी कोई बात नहीं, अभी तो क्लास कर लेना। अच्छा बेटा, कल जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे डीपीपी का मॉड्यूल। जो है आप लोग थोड़े बहुत अगर पूछना चाहे तो कल पूछ लेना। कल जो है कंप्लीट डिस्कशन रखते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ये पढ़ चुके थे, लिखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे आप एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, और ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। न्यूटन थर्ड लॉ में ये बोला गया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एवरी एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी है ए और इसने एग्जर्ट करा बी पर फोर्स, तो बी जो है उतना ही रिएक्शन फोर्स ए पर एग्जर्ट करेगा। ये एक बॉडी, अगर कोई बॉडी है दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है। जैसे मैं ऐसे करके मार रहा हूँ तो मैंने फोर्स बोर्ड पे इधर लगाया और मेरे हाथ पर फोर्स बोर्ड के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर बेटा ध्यान रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा मत सोचिएगा कि एक्शन पहले उसके बाद रिएक्शन होता है, नहीं। एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये बॉडी जैसे ही फोर्स बी पे लगाएगा, बी भी उतना ही रिएक्शन फोर्स उसी वक्त लगाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। दूसरी बात इसमें कि एक्शन रिएक्शन का फोर्स कभी भी सिंगल बॉडी पर नहीं लगता है। एक्शन रिएक्शन का फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज़, ये दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। जैसे मेरा हाथ और ये बोर्ड के बीच में एक्शन रिएक्शन हो रहा है। फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल पे एक्शन हुआ और फुटबॉल के द्वारा जो फोर्स मेरे पैर पे लगता है वो रिएक्शन हुआ। तो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। ये एक्शन रिएक्शन कभी भी एक सिंगल बॉडी पर नहीं लगेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हम इसमें लिखेंगे टू एवरी एक्शन, बहुत सिंपल सी लाइन लिख लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट reaction, there is an equal and opposite reaction, equal and opposite reaction, very simple, कोई इसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है भाई। फिर बेटा इसमें एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट होता है, एक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी ऐसा मत बोलना कि पहले एक्शन होगा उसके बाद रिएक्शन होगा, नहीं। एक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दूसरा है कि एक्शन रिएक्शन जो है वो ऑलवेज एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़, कभी भी एक ही बॉडी पर नहीं लगते हैं। एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस या एक्ट बिटवीन टू बॉडीज़,
ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में एक्शन रिएक्शन लगता है, सिंगल बॉडी पे कभी नहीं लगेगा। अगर बेटा कहीं पर अगर ऐसा सवाल आ जाए कि न्यूटन के 3 लॉ में कौन सा लॉ जो है वो रियल लॉ है, तो हम बोलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ, क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी बता सकते हैं और थर्ड लॉ भी बता सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी आ जाए कि तीनों लॉज में कौन सा रियल लॉ कहलाता, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ। नोट में करके आप इसको लिख सकते हैं कि सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ। सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ। That is, first law and third law can be derived from the second law. That is, first law and third law can be derived from the second law. ठीक है बेटा? यहाँ पर बहुत आराम से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर बेटा फ्री बॉडी डायग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए ज़रूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्टकट में FBD कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। आराम से सुनना बच्चों, देखना प्लीज़। तो फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें क्या होता है बच्चों? सबसे पहली बात, फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत ज़रूरी बात है बेटा, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जानते होंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम अगर नहीं बनाना जानेंगे तो बना नहीं पाएंगे, अगर तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। फिजिक्स में इवन आगे के क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होंगे। तो अब जो है आप फ्री बॉडी डायग्राम सीख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में बेटा हम लोग बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं, यानी कि वी रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस डायग्राम में हम ये दिखाते हैं कि बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहा है वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर कभी भी बोलेगा किसी सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। बहुत आसानी से बेसिक से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए m मास का अगर ये ब्लॉक रखा है, यह भी ऐसे रखा हुआ है, अगर मुझसे कहेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो मैं बोलूँगा कि इस ब्लॉक का वेट है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट की वजह से ये सरफेस को प्रेस करेगा, नीचे की ओर पुश करेगा, तो सरफेस इस पे रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, और इस रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। सो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है बेटा? तो हम बोलते हैं ये ग्राउंड या सरफेस जो है वो ब्लॉक पर लगा रहा है, और mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर अगर ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, कहीं नहीं जा रहा है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम में है तो n इक्वल टू mg। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0। दूसरी बात बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये रस्सी है, इससे ब्लॉक हमने ऐसे लटका दिया, तो यहाँ पर m मास का ये ब्लॉक है, ऐसे लटका हुआ है। अगर मुझसे कहेगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मैं इसमें यहीं पर बना देता हूँ। mg डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटी की वजह से ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, रस्सी टाइट हो जाएगी, अंडर टेंशन होगी, खिंच जाएगी थोड़ी सी। वो खिंचाव मान लो नहीं दिख रही है, लेकिन खींचेगी ज़रूर, जिसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस होता है। ये जो टेंशन है बेटा, रस्सी जब भी टाइट रहेगी तो हम कहेंगे टेंशन प्रोड्यूस हुआ। ये टेंशन एक प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोर करना चाहता है, यानी रस्सी को वापस रिलैक्स मोड में लाना चाहता है।
यानी रस्सी पर जो ये वेट आपने टांगा तो रस्सी खिंच गई, तो टेंशन चाहता है कि रस्सी वापस अपने नेचुरल लेंथ में, अपने नॉर्मल पोजीशन में लौट आए, यानी रीस्टोर कर ले अपना लेंथ। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर जो टेंशन लगता है बेटा, वो टेंशन रस्सी के दोनों एंड पर मैंने अभी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि टेंशन केवल दोनों ही एंड पे लग रहा है, थ्रू आउट हर जगह लग रहा है टेंशन। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो ऑलवेज अंदर की तरफ लगेगा, ताकि जिससे कि रस्सी अपने लेंथ को वापस कम कर सके और नेचुरल में आ सके। तो इसलिए दोनों एंड पर टेंशन जो है वो किधर लगता है बच्चों, अंदर की तरफ लगता है। यहाँ पर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना था, तो mg नीचे और रस्सी के द्वारा टेंशन ऊपर लग रहा है, ये रुका हुआ है, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। सो T इज इक्वल टू mg। आ रहा समझ में? लिखो अभी तो हल्का हल्का चल रहा है, धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। आराम से प्यारे बच्चों। हो गया, मिटाएं। देखिए बेटा, तीसरी बात बिल्कुल आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइनेशन इसका थीटा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, इंक्लाइनेशन थीटा है, और इस पे हम ब्लॉक रख दिए। हम यहाँ पर NLM में इसमें अभी जो सरफेसेस होंगे वो स्मूथ लिए जाएंगे, आगे फिर फ्रिक्शन में सरफेसेस को रफ सरफेस लेंगे। अब यहाँ पे ये ब्लॉक रखा है, अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को कहा जाएगा, पहले तो छोड़ेंगे तो नीचे फिसलने लगेगा। यहाँ पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और बेटा दो ही फोर्स लग रहा है। देखिए ये नॉर्मल एक्शन कौन लगा रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस इस पर नॉर्मल एक्शन इधर लगा रहा है। अब यहाँ पर मैंने फोर्सेस दिखा दिया, ये ध्यान रहे एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए, जैसे ही छूटा बस रायता फैला। अब यहाँ पर हम बोलेंगे सर इसे छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया मैंने, अब तो मैं पकड़ा हुआ नहीं हूँ, वेट लग रहा है, नॉर्मल एक्शन लग रहा है, लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं, फिसल रहा है नीचे, एक्सेलरेट हो रहा है। तो बेटा यह ध्यान रहे, यह लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि बॉडी पर फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना लिया, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेज आपने दिखा दिया। अब अगर बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन है तो वो पहले देखिए कि एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है, जैसे यहाँ पर एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है, तो फोर्सेस को ऑलवेज एक्सेलेरेशन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर एडजस्ट करते हैं। नॉर्मल एक्शन जो कि एक्सेलेरेशन के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो ये ठीक है, लेकिन mg ना तो एक्सेलेरेशन के अलोंग है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में, और ना ही उसके परपेंडिकुलर है। तो हम इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, यानी कौन सा फोर्स कंपोनेंट में टूटेगा ये हमें बिल्कुल आना चाहिए। तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये थीटा होगा, यानी ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, देखिए ये लाइन वर्टिकल है और ये वाली लाइन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके साथ थीटा एंगल बनता है। mg का कंपोनेंट इधर होगा, mg cos थीटा,
इधर होगा mg sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में केवल एक सिंगल फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, जबकि परपेंडिकुलर इधर n लग रहा है और इधर mg cos थीटा। इधर की तरफ कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन नहीं है तो हम कहेंगे नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, यानी n इज इक्वल टू mg cos थीटा। जैसे सवाल घुमा के पूछेगा कि ये इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक पर कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, यानी n पूछ रहा है तो n का मतलब mg cos थीटा। यह सवाल ऐसे पूछेगा यह ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर कितना फोर्स लगा रहा है तो बोलेंगे mg cos थीटा। जो एक्शन है वही रिएक्शन है, इधर की तरफ n इक्वल टू क्या होगा mg cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n इक्वल टू mg cos थीटा, और यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, सो F बराबर ma लिखेंगे, क्योंकि जिधर एक्सेलेरेशन हो रहा है उधर की तरफ आप नेट फोर्स बराबर ma लगाएंगे। मास इज कांस्टेंट, सो नेट फोर्स बराबर ma। एक ही फोर्स लग रहा है तो mg sin थीटा बराबर ma। तो इंक्लाइंड प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी नीचे फिसलता हुआ आता है, एक्सेलरेट होते हुए आता है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी g sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन ये mg cos थीटा। बोलो क्लियर, पहुँचो। मिटाएं, मिटा दे बच्चों। देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे फोर्थ पॉइंट है, मान लीजिए बेटा ये एक स्फेयर है और ये दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में अटका हुआ ऐसे, ध्यान दीजिएगा। यह इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री है और ये इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है। अब अगर इसका वेट है W, इसका W वेट है, तो हम लोगों से कहा कि ये पहला इंक्लाइंड प्लेन है और ये दूसरा। देखिए इनके बीच में जैसे दो ऐसे सरफेस थे, उसके बीच में एक गेंद आया तो अटक गया। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए पहला सरफेस के द्वारा कितना फोर्स इस पे लग रहा है और दूसरे सरफेस के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है। हम इस सवाल में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहली बात, जो वेट होगा वो W नीचे की तरफ पहले दिखाएंगे। उसके बाद ये जो पहला सरफेस है वो देखिए कांटेक्ट यहाँ पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से बनाएंगे कि सेंटर से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इस तरह से हम N1 को बनाएंगे। ये N1 है। N1 देखिए बेटा, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रहा है। फिर उसके बाद ये सेकंड सरफेस है, कांटेक्ट यहाँ है। अब यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, और ध्यान रखें कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, तो N2 ये होगा। ये ध्यान रखें, ये 90 डिग्री का एंगल। तो अब यहाँ पर सेंटर पर देखें तो तीन फोर्सेज लग रहा है। वेट W, ये जो N1 है वो देखिए यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है, और ये N2। अब मुझे यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है अगर,
तो अब यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू कुल मिलाकर निकालनी है कि पहला सरफेस N1 फोर्स लगा रहा N1 निकालो और सेकंड फोर्स N2 फोर्स लगा रहा N2 निकालो। अब ये N2 कैसे सॉल्व होगा भाई और N1 कैसे सॉल्व होगा? तो दो तरीके हैं, या तो लामीज़ थ्योरम से चल लीजिए। लामीज़ थ्योरम में हमने पढ़ा था अगर कोई बॉडी है और तीन फोर्सेज लग रहे हो A, B और C, और A के अपोजिट एंगल अल्फ़ा, B के अपोजिट एंगल बीटा और C के अपोजिट एंगल गामा। अगर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो लामीज़ थ्योरम क्या बोलता है बेटा? यह फोर्स अपॉन साइन और सामने का एंगल अल्फ़ा, ए के अपोजिट एंगल मतलब ये वाला ए के अपोजिट बराबर बी के अपोजिट एंगल साइन बीटा और सी के अपोजिट एंगल जो है वो गामा है, तो सी अपॉन साइन गामा। तो लामीज़ थ्योरम ये है। तो मेरे दिमाग में अभी ये स्ट्राइक कर रहा है कि यार इसे लामीज़ थ्योरम से अटैम्प्ट ले लेते हैं। तो चलिए लामीज़ थ्योरम ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लामीज़ थ्योरम ऐसे रिवाइज करा रहा था। अब देखो बेटा, तो लामीज़ थ्योरम में यहाँ पर सबसे पहले मेरा टास्क है एंगल को फाइंड करना, है ना। जैसे N1 N2 के बीच का एंगल, N1 W के बीच का एंगल, N2 W के बीच का एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये तो दिख रहा है कि ये 30 डिग्री होगा। कैसे? ये पूरा 60 है, इसमें से 30 घटेगा तो ये 30 आएगा। बोलो क्लियर? अच्छा अब देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप ध्यान से, जहाँ पे मेरा हाथ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बेटा, ये एक पता है क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम, ये एंगल, ये दोनों, ये और ये मिलाकर कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। 90 और 90, 90 और 90, 180 हो चुका है। तो 30 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 150, 150। 30 है तभी तो 150 और 30 180 और इधर से भी 180, 360। अब अगर ध्यान दीजिए तो ये इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंक्लाइंड प्लेन है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये वर्टिकल लाइन है और ये इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर है। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। सोच के देखिए, ये 30 है तो ये इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। क्या ये 30 डिग्री होगा? अब आप सोच के देखिए, ये 30 डिग्री होगा तो 150 में से 150 में से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम थोड़ा सा और एक बात और गौर करें, और क्या गौर करें, ये 150 पूरा है तो 150 में से 30 जाएगा तो क्या ये 120 हो जाएगा? अगर आप सोच के देखिए तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मुझे अब निकालना है N1 और N2 के बीच का एंगल, N2 वाली लाइन। अच्छा ये 30 है ना? ओके ओके, और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें बच्चों, और क्या करें, दिमाग लगाएं। ये वाला एंगल पूरा 180 है, ये N1 के साथ ये 180 है, तो ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा। नहीं होगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, ज़रा सा दिमाग लगाना है। मैं बताता हूँ फिर से, मैं फिर से बताता हूँ। पहले भी देखो, ये 30 कहाँ से आया इसको पहले भूल जाओ। ये N1 है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो ये 30 है तो ये 30 समझ में आ रहा है। ये 30 है तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? ये वाले कंसेप्ट से ये 30। अच्छा, और ये जिस पे हाथ में फेर रहा हूँ ये 150 होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है। तो 150 में से पहले तो 30 ये गायब हो गया, तो कितना आएगा? 120 आएगा। अच्छा अब देखो, N1 वाली लाइन ये सीधा यूँ जा रही है। अगर आप गौर करो तो पूरा ये 180, पूरा ये वाली लाइन, ये सीधी लाइन है ना, इस पर 180 एंगल बनता है ना। तो 150 यहाँ तक है, तो 150 अगर यहाँ तक है तो ये कितना होगा बच्चों? 30 होगा कि नहीं होगा? 30। तो देखिए N1 और N2 के बीच, N1 और W के बीच का एंगल देखिए, W ये है और N1 ये है, ठीक है बेटा। 120 और 30, 150 हो जाएगा एंगल। मतलब अगर आप चाहें तो ऐसे डायग्राम बना लें थोड़ा सा समझने के लिए कि ये स्फेयर है सर, ये ऐसे W है, ये ऐसे N1 है,
और आपने सर ये बताया कि ये एंगल 30 डिग्री है। आ रही है इस बात समझ में? ये एंगल देखिए, W का लाइन मैंने ये खींचा, N1 की लाइन मैंने ये खींचा। अब आप सोच के देखिए, ये पूरा 150 समझ में आ रहा है, वैसे भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये N1 और ये W, ये 30 है तो ये पूरा 150 ही होएगा। क्यों भाई, सही है ना? अच्छा, और N2 की लाइन ऐसे जा रही है ना, N2 की लाइन ये है बेटा। N2 वाली लाइन का क्या करें, मुझे अब एंगल चाहिए ये वाला, तो N1 N2 के, N2 और W के बीच का एंगल निकल जाएगा, या ये वाला एंगल मिल जाए, एटलीस्ट ये वाला एंगल मिल जाए, कोई एक एंगल मिल जाए, काम हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 30 होगा, जो भी होगा भी देखते हैं। अच्छा ये 30 डिग्री है तो सामने का एंगल ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कैसे? ये और ये वर्टिकल या पोजिटिकल, ये लाइन सामने, ये लाइन सामने। देखिए ये लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल कितना है बच्चों? 30। तो ये वाला भी एंगल हो गया 30। बस हो गया काम, अब कुछ नहीं बचा। अब मेरे को कह रहा है चलो भाई N1 और N2 निकालो, तो मैं बोलूँगा देखो भैया, जैसे पहले N1 लिखते हैं, तो N1 के अपोजिट एंगल कौन सा होगा बेटा? N2 और W के बीच का एंगल, जो कि पूरा कितना आएगा? 60। तो मैं लिखूँगा sin 60। फिर बेटा N2 के अपोजिट यानी N1 और W के बीच का एंगल, ये तो 150 है ना। देखो W वाली लाइन ये, N1 वाली लाइन ये, पूरा 150 आ रहा है। N2 अपॉन साइन 150। और बेटा रुक जाओ, घबराना नहीं, रुक जाओ, इक्वल टू, और W के अपोजिट एंगल W अपॉन साइन, देखते हैं कितना आएगा। अच्छा देखो ये पूरा 150 है ना। अच्छा देखो मुझे ना ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, N1 और N2 बीच का एंगल ये होगा। तो देखो N1 की लाइन पर 180 पूरा बनेगा, 180 में से 30 ही जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 150 बचेगा ना। तो W अपॉन साइन 150, ठीक है। अब मुझे N1 N2 की वैल्यू निकालनी, पहले इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। एंगल समझ में आया या दोबारा बताऊँ? आ गया ना। और घर पे जाके इस बार इसको रिवाइज ज़रूर करना। डेली लेक्चर रिवाइज करते हो, खुद से बना करके अपने तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। साइन 60, देखो इन दोनों को पहले इक्वेट करते हैं। N1 अपॉन साइन 60 √3/2 और W अपॉन, और देखिए साइन, देखो पहले इन दोनों को इक्वेट करा, N1 निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट करा ना। तो N1 अपॉन साइन 60 √3/2 और W अपॉन साइन 150। अब साइन 150 मुझे नहीं याद है, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे करते हैं, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 60 आ जाएगा, है ना। यानी साइन 150 कॉस 60 के बराबर होता है, और कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो N1 बराबर होगा W √3। और ये हमारे पास देखिए N1 आ गया। मेरे को काम भी यही करना था, पहले सरफेस के द्वारा N1 जो निकल रहा है वो बताइए, N1 जो लग रहा है। अब इन दोनों को इक्वेट करें, तो दूसरा है N2 अपॉन साइन 150 और साइन 150, ये दोनों तो कट जाएगा, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? W। ये चित्र दोबारा बना के समझाऊं? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, जहाँ पर आए दोबारा पूछ सकते हैं, बताऊंगा मैं। ये नहीं आया, ये W है, उसके अपोजिट एंगल N1 N2 के बीच का एंगल, ये एंगल ये 30 डिग्री है, पूरा 180 में से 30 जाएगा ना 30, तो ये 150 एंगल आएगा। तो जो फोर्स है उसके अपोजिट एंगल 150 है। भारी पड़ गया है सवाल? भारी पड़ गया? यस सर। चीख तो नहीं निकल रही है बेटा? भारी सवाल दे के चीख निकल पड़ती है। आराम से आराम से। क्या हुआ? क्या बोलिए? अरे दीदी इनको इक्वेट करेगी तो साइन 150 कट जाएगा।
दूसरा तरीका बताओ इसका, कंपोनेंट मेथड। कुछ लोग तो घबरा ही गए होंगे, चित्र कैसे बनाए सर। मेनली प्रॉब्लम तो चित्र में ही है। बेटा तुम तो एंगल दिखा नहीं पाओगी, तुम तो रहने दो बेटा। तुमने बना लिया यसु? हो गया? आराम से। घर पे जाके तबीयत से बिल्कुल इसको बनाना, तब जा कर के दिमाग खुलेगा। और घर पे जा कर के इसे देखा ही नहीं बल्कि कॉपी ही नहीं निकाला, ये तो कभी नहीं आएगा। रायता बनेगा ही नहीं, फैलेगा तो दूर की बात, रायता बनेगा ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं, खेल खत्म है इसका तो। हो गया? घचड़ पचड़ हो गया नहीं, ये इतने सारे एंगल दिखा दिए, पता नहीं क्या क्या हो गया। गड़बड़ हो रहा है, बड़ा परेशानी हो गया। मिटा दूं बच्चों? अरे मिटा दूं? देखिए प्यारे बच्चों, पांचवी बात सुनो, सुनिए, आराम से सुनिए, आराम से। अच्छा, इस प्रश्न को मैं दोबारा कराऊंगा, डोंट वरी। मैं जानता हूँ, अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझता हूँ बेटा, बढ़िया से। अच्छा चलिए, पहले एक इसी प्रकार का एक आसान प्रश्न लेते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग ग्रो करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम से डर नहीं लगेगा। अच्छा देखिए, मान लीजिए ये एक स्फेयर है, और अगर मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया ऐसे अटका पड़ा है, ठीक है। अब बोला कि बताइए दोनों वॉल के द्वारा कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा, मतलब दोनों वॉल के द्वारा इस गेंद पर कितना फोर्स लगेगा। ये वर्टिकल लाइन है बिल्कुल, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। पहले फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे करना है, डब्ल्यू ऐसे दिखाना है, वेट डब्ल्यू, समझ रहे हो? अच्छा, ये पहला जो है सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, वो नॉर्मल एक्शन ऐसे लगाएगा, सेंटर से पास करेगा, ध्यान देना। सेंटर से अगर नहीं पास करेगा तो टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा, वो हो नहीं रहा है, यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये ऐसे नॉर्मल एक्शन, इसको मैं N1 कह दूँ, इधर ध्यान दो। अब ये वॉल, ये गेंद वॉल को ऐसे पुश करेगा, तो ये वॉल रिएक्शन फोर्स इधर लगाएगा, ये रिएक्शन फोर्स क्या सेंटर से पास करेगा, N2। ये समझ में आ रहा बच्चों? अब यहाँ पर N1 है, N2 है, W है। यहाँ पर बेटा कंपोनेंट से सवाल आसान पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड और N2 इज हॉरिजॉन्टल।
तो हम ऐसा करते हैं, N1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोलते थे ना, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ के जल्दी बना लेंगे। लामीस थ्योरम की यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर N1 को अब बेसिकली कंपोनेंट N1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब सवाल उठता है सर ये कॉस में होगा कि ये कॉस में? भाई एंगल वेंगल चाहिए, कोई एक एंगल, ये एंगल मिल जाए, ये एंगल। तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा कि देखिए ये ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन और ये वर्टिकल लाइन, अगर इंक्लाइनेशन 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये थर्ड लाइन काट रहा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा 30 डिग्री। और अगर ये 30 है तो ये सामने वाला भी 30 होगा। अब पता पड़ गया कि ये एंगल 30 होगा, तो जिधर एंगल उधर कॉस, तो ये आ जाएगा N1 cos 30 और ये आ जाएगा N1 sin 30। अब यहाँ पर ये जो है ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम बोलेंगे ये फोर्स ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा और ये वाला फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा। N1 cos 30 कितना होगा? √3/2 इक्वल टू W। तो N1 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2W/√3। आ रहा समझ में? और फिर जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो N2 इज इक्वल टू N1 sin 30, sin 30 1/2 होगा और N1 की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है? 2W/√3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो W/√3। ये समझ में आया? ये थोड़ा आसान लगा है ना? उसमें बस ये जो एंगल है ना उसको मैंने 30 डिग्री पर रख रखा था, ये 60 डिग्री पर है दोनों सरफेस के भी, वहाँ 30 पे रखा था। कोई बात नहीं, उसको दोबारा करा देंगे, है ना? पहले ये तो सीख लिया ना। इसे लिखो, इसे लिखो, ठीक है सीवी? हो गया बच्चों? मिटाया जाए। देखो, क्या उस वाले सवाल को मैं कंपोनेंट मेथड से बना के दिखाऊं? बना के दिखाऊं? अरे नो सर या यस सर? यस सर। अच्छा देखिए, अच्छा बेटा ये ऐसे स्फेयर है, ध्यान दीजिएगा, घबराइए नहीं।
लामीज़ थ्योरम में एंगल का चक्कर होता है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अच्छा एक बात मुझे समझाओ, ये 60 डिग्री है तो बीच का एंगल 30 होगा ना, ठीक है। अच्छा एक बात पहले समझो, आप ये समझो बच्चों कि ये जो पॉइंट है, ये सेकंड वाला जो सरफेस हो यहीं पे फोर्स लगाएगा और फर्स्ट वाला इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वेट नीचे की ओर लगेगा, वो अभी रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा पहले आप सोचिए, N1 ऐसे लग रहा है, N1 ऐसे लग रहा है, थोड़ी देर के लिए ऐसे बना दे रहे हैं, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ मनी मन कि फोर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। चलिए भाई मैं अब डिसाइड कर चुका हूँ, पहले डिसाइड करना पड़ेगा, पहले एक फैसला तो लेना पड़ेगा कि कंपोनेंट मेथड से चल रहे हो आप, इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज़ है तो आप कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में तोड़ सकते हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ना चाह रहा हूँ, यानी एवरी फोर्सेस को मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करके रखना चाह रहा हूँ। तो ठीक है भाई, तो मैं क्या करूँगा, N1 का एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ऐसे सोचूंगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखो ये 30 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, थर्ड लाइन काट रही तो 30, तो ये 30, और बेटा ये 90 डिग्री के साथ है तो ये कितना होगा 60। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा सर ये N1 साइन 60 डिग्री इधर की तरफ आएगा और ये N1 कॉस 60 डिग्री इधर की तरफ आएगा सर। बोलो क्लियर। तो एक तो काम हो गया कि इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। चलो भाई एक काम हो गया। अब N2 की बात करूँ, N2 ऐसे लग रहा है बेटा, N2 ऐसे लग रहा है ना। अब मैं N2 का भी एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे तोड़ूंगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा। देखिए वेक्टर ऐसे तो हॉरिजॉन्टल एक इधर, वर्टिकल एक इधर। अच्छा ये पूरा 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाली लाइन 60 है, तो यही लाइन सामने चल रहा और हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तो क्या ये 60 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। तो मैं इसको बोल रहा हूँ N2, क्या बोल रहा बेटा? N2। तो इधर की तरफ ये 30 है ना, तो ये वाला कितना होगा इधर की तरफ? N2 cos 30, ध्यान दीजिएगा, ओ सॉरी 30, और इधर कितना होगा? N2। बस अब हो गया। अब आपको सोचना ऐसे है, देखिए अब दिमाग ऐसे लगाना है कि ये डायग्राम थोड़ा सा तोड़ लिया, सब कुछ तोड़ लिया। अब देखिए पहले ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? N1 sin 60। पहले इसको मत ध्यान देना बेटा, इसके दोनों कंपोनेंट को ध्यान मत देना, इसको ध्यान दो। N1 दिखाई दे रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट बना दो, यहाँ पे बना दो N1 sin 60, है ना, ऐसे करके ठीक से बना दे रहे हैं। ओके सर। फिर देखिए N1 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N1 cos 60, तो इधर बना दीजिए N1 cos 60, आराम से, घबराने नहीं है। चलिए N1 का काम हो गया। N2 पे आइए, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बेटा? N2 cos 30, तो यहाँ बना दीजिए N2 cos 30, अच्छी बात है सर। फिर उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट N2 sin 30, N2 sin 30, ओके सर। और अब वेट दिखा दीजिए, N1 N2 का काम हो गया, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब W इधर की तरफ इस स्फेयर का वेट है। अब करना क्या है? पहले तो इधर का फोर्स इसके बराबर और इधर का फोर्स इधर के बराबर, ये और ये बराबर कर लें पहले। N1 cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल। कहीं भी अगर N1 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी N2 के टर्म्स में, N1 बराबर N2 √3। अब सुनिए, अब जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, इधर 2 है तो दोनों का सम इक्वल टू दिस। N1 sin 60 √3/2 लिखेंगे ना, sin 60 √3/2 इक्वल टू W प्लस N2, और sin 30 कितना होता है बेटा? 1/2। मैं एक काम करता हूँ, N1 की वैल्यू कितना है? N2 √3। मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ N1 की वैल्यू N2 √3 इंटू √3/2 इक्वल टू W प्लस N2/2। अब सोच के देखिए, यहाँ √3 और √3 कितना होगा? 3, तो 3/2 N2। अब N2 का टर्म उठा के इधर माइनस में कर लेते हैं, तो 3N2/2 माइनस N2/2 बराबर W। ठीक है बेटा।
तो 2n2/2 बराबर W, 2 से 2 कैंसिल। क्या n2 बराबर W हम लोग का आ रहा था क्या? आ रहा था क्या? और n2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ फर्स्ट में। n2 की वैल्यू W√3 n1 आ जाएगा, एंड n1 बराबर आ जाएगा W√3। क्या W√3 भी आ रहा था क्या? तो हो गया भाई। दिक्कत है क्या? अरे बोलो। अब इसे फिर से दोबारा लिखो उसी क्वेश्चन को, क्योंकि पहला जो लामीज थ्योरम था वो तुम लोग के पल्ले पड़ा नहीं, एंगल का खेल। हमने कहा चलो कंपोनेंट मेथड कर लेते हैं। आराम से आराम से आराम। क्या रायता बनाया था तुमने, है ना? अब समझ गए बच्चों? बोल ही नहीं रहे। समझ गए ना? वेरी गुड। मैं आपको जानता हूँ, चिंता मत करो। गड़बड़ मत। हॉरिजॉन्टल बनाना है, तुम इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल बना रही हो। कंपोनेंट एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ताकि ये एंगल बन सके ना 30 और 30। तुम्हारा पेन कहाँ जा रहा है? पैरेलल जा रहा था। काटना नहीं, काटना नहीं, उसी में खींच लो। हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक से खींचो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। काटना नहीं। बेटा थोड़ा और छोटा बना लेती, स्फेयर थोड़ा डेसिमल टाइप का बना लेती, छोटा सा पॉइंट बना लेती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। आफत कर रखा है ये एक सवाल में तो। तुम लोग डायग्राम तो सही बना लेते हो ना बायोलॉजी के अंदर? क्योंकि मैं 10वीं क्लास में, मुझे याद है हम लोग को बनाना पड़ता था। मैं तो हिंदी माध्यम, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल। हाँ, ये पूछा जाता था हम लोग को, तो हम लोग रट्टा मार देते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और खूब बढ़िया माइट्रोकॉन्ड्रिया और पता नहीं क्या क्या, वॉल सब, हरित लवक। हाँ हाँ। तो भैया डायग्राम तो बना लिया था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए बायोलॉजी से दूर। हो गया बेटा? मिटा दें। बेटा आराम से, बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीना नहीं, पता चला। मिटा दे बच्चों। कुछ रिवीजन के लिए भी छोड़ देना, कि ताकि रिवाइज में आप थोड़ा सा उसको और अच्छा कर सको। रिवीजन नहीं करते हो ना? बुरी यादें बार बार नहीं, है ना? हाँ, बुरा समय बार बार नहीं देखते हैं, बार बार नहीं जीते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। छठवीं बात, प्यारे बच्चों, मिटा दूं? आराम आराम से लिखो, 2 बार 3 बार। देखिए सब लोग इधर,
अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर सरफेस में रफ लूँगा नहीं, अगर कुछ नहीं बोलूँगा तो आप उसे प्लेन और स्मूथ मान के चलेंगे, फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम फ्रिक्शन लेंगे, रफ सरफेस लेंगे। अभी कोई दिल पे ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ये ब्लॉक है M1 और M2 जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए इधर, अब यहाँ पर बेटा M1 और M2 दो ब्लॉक है, रस्सी से बंधा हुआ, लाइट स्ट्रिंग है बेटा। लाइट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि रस्सी में मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग को लाइट स्ट्रिंग कहते हैं। अब ऐसे मैंने फोर्स लगा के खींचा तो दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन फाइंड करना है और रस्सी में टेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेटा कैसे बनाएंगे ये सुनिए। अच्छा एक बात मुझे समझाइए, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या M1 M2 अलग अलग चलेगा या साथ साथ चलेगा? साथ साथ चलेगा, है ना, क्योंकि ये रस्सी से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे सर इसमें एक्सेलरेशन जितना होगा इसमें भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्वेश्चन बनाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा एक बात और, जब ये खींचेंगे M2 और M1 साथ चले गए, रस्सी लूज होगा कि टाइट होएगा? टाइट हो जाएगा। तो इसमें जो टेंशन होगा वो टेंशन देखिए ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो, बैल बुद्धि ऐसे नहीं लगेगा। टेंशन हमेशा अंदर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ रस्सी को धकेलेगा। नॉर्मल चाहता है ना, रस्सी अपने आप को लेंथ को नॉर्मल करना चाहता है तो अंदर की तरफ खींचेगा, दोनों एंड पर अंदर की तरफ खींचेगा, तभी तो रस्सी रिलैक्स हो पाएगा। टेंशन एक प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन एक प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स है। अब सुनिए, यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, यहीं बना रहे हैं, अलग से डायग्राम नहीं बना रहे हैं। वेट इसका इधर, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, कोई कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा मुझे तो नहीं सर, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के लॉन्ग ऑलरेडी ये फोर्स है, ये टेंशन भी एक्सेलरेशन की लाइन में है, ये ऑलरेडी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, ये ऑलरेडी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, और हम करते भी हैं कि एक्सेलरेशन के लॉन्ग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट में कोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे सर N2 जो है M2G को बैलेंस करेगा, क्योंकि देर इज़ नो एक्सेलरेशन सो देर इज़ नो नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम होगा इधर की साइड में, नेट फोर्स रिजल्टेंट इधर की तरफ जीरो रहेगा, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो N2 MG को बैलेंस करेगा। अभी आगे एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो ये वाला फोर्स बड़ा, ये वाला फोर्स छोटा, अपोजिट डायरेक्शन में कम होगा, ये बड़ा होगा तभी इधर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम FBD ऑफ M2, फ्रॉम FBD ऑफ M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से, M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से हम बोलेंगे सर ये बड़ा है तो नेट फोर्स होगा F माइनस टी। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट घटाते हैं बड़े में से छोटे को, तो F माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पहला इक्वेशन। ठीक है बेटा, दो वेक्टर अपोजिट है तो घटाते हैं कि ऐड करते हैं? तो घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, F में से T को घटाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो F माइनस टी इक्वल टू M2 है। फिर बेटा फ्रॉम FBD ऑफ M1, अब मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम से बात करूँगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लो। तो M1G डाउनवर्ड, और टेंशन का ये फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है अंदर की तरफ, इधर की तरफ, और इसका नॉर्मल एक्शन ऊपर, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तीन ही फोर्स लगेंगे, ये और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और ये जो टेंशन है अकेला एक ही फोर्स है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है, तो F बराबर ma, तो T इक्वल टू लिखेंगे M1A। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन में T और A अननोन है, तो मैं एक काम करता हूँ, सेकेंड वाला जो इक्वेशन में T की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम सेकेंड, देखिए बेटा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से नहीं, फ्रॉम फर्स्ट,
एफ माइनस टी, टी के जगह मैं क्या पुट कर लूँ, m1a बराबर क्या लिखूँगा, m2a। अब बेटा इसको उठा के उधर ले जाऊँगा, f इक्वल टू होगा m1 प्लस m2 इंटू a, तो a बराबर हो जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2। और बेटा ध्यान से सुनिए, एक्सेलेरेशन निकल गया। अब मुझे टेंशन निकालना है तो मैं सेकंड इक्वेशन से चलूँगा, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में t इक्वल टू और कितना लिखूँगा, m1a, और a की वैल्यू मेरे पास आ चुका है, a की वैल्यू होगा f अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से a भी आ गया और t भी आ गया। हो गया, मिटा दें। देखिए यहाँ पर बेटा ये जो है, सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अब हम बराबर करते रहेंगे, अब हर जगह करेंगे फिजिक्स में। और वो कंसेप्ट है सिस्टम मेथड, यानी वो जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सिस्टम मेथड। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हम लोग बार बार बोलेंगे कि बेटा ये जो है ना, सिस्टम मान के क्वेश्चन को बना लो। ऐसे अगर मैं बोलूँ तो सिस्टम मेथड में क्या करते हैं यह सुनिए। सिस्टम मेथड ये क्या है, यह कॉन्सेप्ट सुनिए। सिस्टम मेथड से मैं बोलूँगा बार बार, बेटा सिस्टम मान लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिस्टम मेथड है क्या, पहले ये तो समझना पड़ेगा ना। तो सिस्टम मेथड में जैसे देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखा था, ये m1 है और ये m2 है, और यहाँ पर बेटा मैं फोर्स ऐसे एक्सर्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला एक्सेलरेशन को सॉल्व करो, तो हम देखते हैं कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे ना। तो पहली बात तो सिस्टम मेथड का यूज़ हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए करते हैं, या फिर कभी कभार टेंशन या फोर्स फाइंड करने के लिए करते हैं। नॉर्मली हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए इसे करते हैं।
यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा तो आपके दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा इसका। सिस्टम मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना होता है जनरल केसेस में। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो ये जो दोनों ब्लॉक है जब हम फोर्स लगाएंगे तो साथ साथ मोशन करेंगे। जब साथ साथ मोशन करेंगे यानी कि जितना एक्सेलेरेशन इसमें है उतना ही एक्सेलेरेशन इसमें है, तो यहाँ पर बेटा जितना एक्सेलेरेशन इसमें है उतना ही एक्सेलेरेशन इसमें है, तभी सिस्टम मेथड हम अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करना है, तो दोनों में एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। कभी कभी एक्सेलेरेशन डिफरेंट होगा, जैसे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक होगा, खींच रहे होंगे, अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा। जब भी कभी ब्लॉक्स में अलग अलग एक्सेलेरेशन हो तो हम सिस्टम मान करके क्वेश्चन को कभी नहीं बनाएंगे। हम सिस्टम मान करके क्वेश्चन को तब बनाएंगे जब जितने सिस्टम के अंदर ब्लॉक हैं, क्वेश्चन में जितने ब्लॉक हैं वो सब सेम एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, और डायरेक्शन हो तो और भी बेहतर। अभी आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा वन बाय वन। एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए, पहले से पकड़ के चलो। एक्सेलेरेशन क्या साथ साथ है? हाँ सर है। तो मैं बोलूँगा सिस्टम मानो। व्हाट इज मीन्ड बाय सिस्टम? सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि दोनों ब्लॉक को मिलाकर एक ब्लॉक मान लेना होता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम। मेरी बात सुनिए, दोनों ब्लॉक को मिलाकर एक ब्लॉक मानिए, और इसका मास कितना होगा, तो दोनों को मिला के एक ब्लॉक मान रहे हैं तो m1 और m2 ऐड करके सिस्टम का मास बोलेंगे m1 प्लस m2। फिर सुनिएगा, इनमें आपस में जो टेंशन का फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस। जैसे टेंशन का फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो यहाँ पर हम इंटरनल फोर्स नहीं दिखाते हैं। जब भी हम सिस्टम मानेंगे दोनों ब्लॉक को मिला करके एक ब्लॉक बोलेंगे, जिसे हम सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम मतलब कंसीडर अ सिंगल ब्लॉक। आपको जब भी बोल के सिस्टम मान लो तो इसका मतलब होता है जितने भी मासेस है सब जोड़ करके एक मास मानो, सब ऐड करके एक मास मान लो, बना दिया। और अंदर जो आपस में फोर्सेज लग रहे हैं उससे बोलेंगे इंटरनल। जैसे समझो बेटा, ये चौक है, अभी ऐसे रखा है, तो मैं और ये चौक एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मैं और चौक सिस्टम में नहीं है। सिस्टम हम तब बोलते हैं कि इंटरनल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये चौक मेरे हाथ पर आ गया तो इस चौक का वजन मेरे हाथ पे, वेट मेरे हाथ पे लग रहा है, और मेरा हाथ इस पे नॉर्मल एक्सचेंज चौक पे लगा रहा है। आपस में इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो मैं और प्लस चौक मिला करके एज अ सिस्टम है। तभी सिस्टम मानेंगे तब जब आपस में बॉडीज जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हों, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हों, जिसे हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक यहाँ बी है और ये जो है कनेक्ट नहीं है और मैंने इसको खींचना शुरू कर दिया, तो ए और बी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ए और बी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट रहेगा तभी आप सिस्टम मान पाएंगे, कनेक्ट नहीं है तो सिस्टम नहीं मानेंगे। रस्सी के थ्रू कनेक्ट है तो इसका मतलब आपस में टेंशन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो हेयर हम ए और बी को मिलाकर एक सिस्टम मानेंगे। रस्सी टूट जाने पर हम इसे सिस्टम नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम कब मानना होता है बेटा? जब जितने भी ब्लॉक को मिलाकर एक सिस्टम मानने वाले हैं वो ब्लॉक आपस में इंटरैक्ट करे, कनेक्ट हो या आपस में फोर्स लगाए। जैसे मैं बोलूँ दो चार्ज है Q1 और Q2, अब दो चार्ज को मैंने छोड़ दिया तो ये चार्ज बाहर जा रहा है, ये भी चार्ज बाहर जा रहा है। क्या इनको मिलाकर हम एक सिस्टम मान सकते हैं? एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल पाएंगे, क्या सिस्टम मान सकते हैं? तो बोले यस सर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर, कूलम फोर्स लगा रहे हैं। जरूरी नहीं कि कनेक्ट का मतलब कोई रस्सी वस्सी ही जोड़े, रस्सी वस्सी से जोड़ने से होता है कि फोर्स लग रहा है टेंशन के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बीच में फोर्स लगना चाहिए। जैसे ये चौक और हाथ बंधे हुए नहीं हैं, रस्सी से बंधे हुए नहीं हैं, रखे हुए हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं और चौक मिलाकर एक सिस्टम है।
मेरी बात समझ में आई बच्चे? तो सिस्टम कब मानना होता है? जब ब्लॉक आपस में इंटरैक्ट करेंगे। ओके, अब ये दो ब्लॉक रस्सी से कनेक्ट है तो इसका टेंशन का फोर्स के द्वारा एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सब कह लेंगे और मिलाकर हम एक ब्लॉक बना देंगे जैसे हम कहेंगे सिस्टम। देखिए सर, दो ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया। अब आपस में जो टेंशन लग रहा है वो नहीं दिखाएंगे, वो इंटरनल है। जैसे मेरे बॉडी से मेरा ये हाथ जुड़ा है, अब मेरे ऊपर फोर्स लगेगा, किसी ने धक्का मार दिया मुझे, तो उसमें हाथ और इस बॉडी में आपस में क्या फोर्स है उससे मतलब नहीं है। आप पे फोर्स लगा, आप एज अ सिस्टम पूरा एक्सेलरेट कर रहे हो, F=ma, सब जुड़े हुए आपस में। अंदर इंटरनल फोर्सेस क्या लग रहे हैं वो नहीं देखते हैं। तो यहां पर बेटा सिस्टम मान लिया, एक ब्लॉक माना, और इस पे बाहर से फोर्सेस दिखाएंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? क्या मैं यहां टेंशन दिखा पाऊंगा? तो हम बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं दिखाएंगे बेटा? क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्सेस है, आपस वाले फोर्सेस है ना। ओके, यहाँ फोर्स बाहर से लग रहा है F, और वेट बाहर का फोर्स है ना। वेट तो ग्रेविटी का फोर्स है जो कि दोनों पे लग रहा है, एक्सटर्नल कहलाएगा। ये जो ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस पे और इस पे, वो भी एक्सटर्नल कहलाएंगे। आपस में जो टेंशन लग रहा है उससे क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनल फोर्सेस। तो mg नीचे की ओर लगेगा, m1 + m2 × g, और जिस ग्राउंड पर है वो ग्राउंड नॉर्मल एक्शन लगा रहा है, n मान लीजिए। हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो हम बोलेंगे सर देखिए एक्सेलरेट तो इधर कर रहा है, और a मानेंगे, दोनों में a है तो इसका मतलब सिस्टम में a है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम का टोटल मास। तो यहाँ पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स कितना है F, और सिस्टम का मास कितना है m1 + m2। देखो मैंने एक्सेलेरेशन को सॉल्व कर लिया। एक्सेलेरेशन सॉल्व करने का ये सिस्टम मेथड है। अच्छा एक बात, सिंपल सी एक बात समझो। एक बस है, बस में लोग बैठे हैं, बस को किसी ने बाहर से धक्का दे दिया, या बस को बाहर से धक्का दिया जा रहा है, तो F=ma जो करते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा। मान लीजिए स्मूथ सरफेस पे है बस, या कोई ट्रॉली है उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं और बाहर से कोई पुश कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन होगा ट्रॉली में? तो आप क्या करेंगे? ट्रॉली और उसके अंदर बैठे आदमी का टोटल मास देखेंगे, नहीं देखेंगे? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप फील कर पा रहे हैं कि स्मूथ सरफेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं लो बेटा, फ्रिक्शन की अभी बात नहीं करेंगे, स्मूथ सरफेस है। एक छोटा सा जो है ट्रॉली है जो कि बिना फ्रिक्शन के आगे बढ़ जाएगा, उसमें 4-5 लोग बैठ गए और एक आदमी धक्का दे रहा है। पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ, बोलेगा सर सिस्टम है। भाई ट्रॉली और ट्रॉली में बैठे हुए आदमी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप धक्का देंगे तो ट्रॉली और आदमी सब साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना ट्रॉली आगे बढ़ जाएगा आदमी पीछे रह जाएगा, साथ साथ ट्रॉली के अंदर बैठे लोग सब साथ साथ चलेंगे, वहाँ सिस्टम मानेंगे, वहाँ सिस्टम मानेंगे। ट्रॉली का मास, अंदर 4 लोग बैठे तो चारों का मास प्लस ट्रॉली का मास, टोटल मास जोड़ के एक ब्लॉक सोच लेंगे, दिमाग में सोचेंगे एक ब्लॉक बन गया, उस पर बाहर से फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 100 kg का मास है मान लो। एक्सेलेरेशन निकालेंगे, A = F/m, A = F/m, टोटल मास। ठीक है ना किशनवीर? रात में नहीं सोए थे? रात में नहीं सोए थे, पढ़ रहे थे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। आप पढ़ रहे थे? पहुँचो। वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पूरी रात सोए वो आ कर के फिज़िक्स की क्लास में सो नहीं सकता, बिल्कुल सो सकता है। ये फिज़िक्स का साइड इफ़ेक्ट है, फिज़िक्स का प्रभाव है। फिज़िक्स पढ़ने में बहुत दिमाग खर्च होता है, बहुत ज़्यादा, एकदम दिमाग की एकदम दही हो जाती है। डेली तुम लोग दुआएं मांगते होगे, नहीं? बचा लो प्रभु। सुनिए सुनिए सुनिए, आराम से आराम से।
सब व्यर्थ है, पता है तुम लोग को। मिटा दो बच्चों। निहारिका नाम है उसका, क्या हुआ? किसे चक्कर आ रहे हैं? निहारिका को? अच्छा, सृजन को चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे चक्कर आने लगे भाई, शुरू हो गया। अभी तो एनएलएम में चक्कर आ रहे, रोटेशन में चलना, जाने क्या होगा। बेटा जरा टाइम आए तो कभी कभी देख लिया करो यार, मुझे तो पता ही नहीं पड़ता है। चलो तो फिर ठीक ही है, बाकी बातें करते हैं कल। ठीक है, कल सवाल सब लोग बना कर लाएंगे और पूछेंगे, ठीक है।